और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by Aditya Birla Group, taking India to the world. Co-presented by Bhartiya State Bank, हर भारतीय का बैंक. In association with Binani Cement, सदियों के लिए. Indigo, welcome abroad. Jaiprakash Power Ventures, power to do good. And PC Jeweler, jeweler for generations. Media partner, दैनिक भास्कर, जिद करो, दुनिया बदलो. Digital outdoor partner, DSN. Cafe partner, Lavaza Blue. Print partner, Business Standard. Broadcast partner, YouTube. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो में। प्रणब दा को एक बड़ा मौका मिला बड़े रिफॉर्म्स करने का, लेकिन इसका बजट में वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। वित्त मंत्री के ऐलानों के बाद बाजार के दिग्गज हों या फिर इंडस्ट्री के लीडर्स, सभी को काफी निराशा ही हाथ लगी है। हालांकि प्रणब दा ने कुछ दिलचस्प आंकड़े आपके और हमारे सामने रखे हैं। जीडीपी ग्रोथ 7.6% रहेगी, वित्तीय घाटा 5.1% पर रहेगा, लेकिन क्या ये आंकड़े भरोसे के लायक हैं? और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम कोशिश करेंगे आज शो में। हमारे साथ हैं इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज, इन्फोसिस के CFO और बोर्ड मेंबर वी बालकृष्णन, बजाज ऑटो के चेयरमैन राहुल बजाज, मणिपाल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन टीवी मोहनदास पाई और साथ ही रिलायंस कैपिटल के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट मधुसूदन केला। आप सबका स्वागत है। लेकिन मैं बजाज आपके पास पहले आना चाहता हूं। बजट आया, बिग बैंग बजट नहीं था, रिफॉर्म्स नहीं आए इस बजट में, काफी कुछ मिसिंग था इस बजट में, बोल्ड स्टेप नहीं आ पाया। बजाज साहब, ये बताइए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको लगता है कि बहुत कुछ हो सकता था जो नहीं हुआ, कॉर्पोरेट जगत थोड़ा सा निराश हुआ? के लिए मुझे लगता है उन्होंने इन द सर्कमस्टेंसेस, अब ऑपोजिशन वाले तो बोल रहे हैं बजट कहां है, देयर इज नो बजट, इट्स अ नॉन इवेंट बजट, इट्स अ बजट इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मिड टर्म पोल। ऑपोजिशन वाले तो ये बोल रहे हैं, पर मेरे को लगता है कि इन द सर्कमस्टेंसेस उन्होंने बेस्ट पॉसिबल किया है। पर जब मैं सर्कमस्टेंसेस बोल रहा हूं तो दो तीन चीज का बोल रहा हूं। एक, द इन्फ्लेशन जो था, इसलिए RBI ने भी कल रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट कुछ कम नहीं किया। दूसरी, फिस्कल डेफिसिट ऊंचा है, उसके लिए या तो खर्चा कम करो, अब खर्चा कम नहीं करेंगे आप बोलते हैं तो कुछ तो रेवेन्यू रेज करना पड़ेगा, तो कुछ तो कॉर्पोरेट सेक्टर को नाराज करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए तो आपने थोड़ा बहुत कमी किया है पर रेज नहीं किया। और तीसरी कंपल्शन इज द पॉलिटिकल कंपल्शन, वो कभी मानेंगे नहीं, उनको मानना चाहिए भी नहीं। पर मेरा मानना है कि आज जो हम देख रहे हैं पिछले 6-8 महीने से, DMK क्या कर रही हैं, और तो कहीं जाएंगे नहीं DMK, NCP तो हरदम साथ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ रही है, पर जो ममता जी कर रही हैं उसको तो हैंडल करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। और मेरे हिसाब से उनको हाथ जोड़ के कहना चाहिए ममता जी को कि देखिए, हम जो ठीक होगा वो करेंगे, आपको ठीक लगता है तो ठीक है और नहीं तो नहीं। और आशा करते हैं हम कि समाजवादी पार्टी जिन्होंने इतनी अच्छी विक्ट्री की है यूपी में, वो सपोर्ट देंगी, चाहे बाहर से दें, चाहे मुलायम सिंह जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाएं और वो 22 लोग आ जाएंगे तो गवर्नमेंट एक बार तो ठीक रहेगी। और देखिए, 2014 के मई में बोलते हैं, पर 2013 के आखिर में भी इलेक्शन आ ही सकते हैं ना, तो 1.5-2 साल कोई चलने में मुश्किल नहीं दिखती मेरे को, पर वो ठीक तरीके से चलनी चाहिए गवर्नमेंट। और ये डर डर के चलने में कोई मजा नहीं है, उससे तो फिर मिड टर्म इलेक्शन हो जाए तो मेरा मानना है बेटर होगा। जी मोहन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बजाज साहब कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल कंपल्शंस के आगे झुककर इस तरह का अच्छा मौका, देश की सेवा में एक अच्छा बजट पेश करने का मौका, इस तरह गंवाना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी। आपको लगता है कि रिफॉर्म्स के मसले पर कुछ अच्छा बोलकर इस बजट में एक अच्छा कदम उठाया जा सकता था? हाँ, मैं समझता हूँ कि अच्छा कदम उठा सकते थे, लेकिन मौका तो उन्होंने व्यक्त कर दिया है। और अगर आप बजट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एक्सपेंडिचर है उसको प्रॉपर अकाउंटिंग भी नहीं किया है। देखिए, सब्सिडीज जो 1.43 लाख करोड़ था बजट में, 2.16 लाख करोड़ हो गया है, और अगले साल के लिए बजट सब्सिडी तो कम कर दिया है 1.90 लाख करोड़। और फिनेंस मिनिस्टर ने कहा है
कि सब्सिडीज विल बी लेस देन 2% ऑफ जीडीपी, लेकिन 50,000 करोड़ का सब्सिडी उन्होंने अकाउंट नहीं किया है। और रेवेन्यू साइड पर ही 45,000 करोड़ टैक्स लगाने के बाद भी उन्होंने 15%, उसके ऊपर 15% टैक्स बढ़ने का क्रेडिट लिया है। तो मैं समझता हूं कि जो बजट में जो फिगर्स है एक्सपेंडिचर के लिए और रेवेन्यूज के लिए बहुत अनरियलिस्टिक है। एक्सपेंडिचर को अंडर बजट किया है, रेवेन्यूज को कुछ ओवर बजट किया है, और बजट में करीब 45,000 करोड़ 3G का ऑप्शन से आने का उन्होंने क्रेडिट लिया है। तो मैं समझता हूं कि रिफॉर्म कर सकते थे और रियलिस्टिक बजट दे सकते थे और कुछ एक्सपेंडिचर कट कर सकते थे, ये सभी नहीं किया है। और फ्यूल प्राइस भी इंक्रीज नहीं किया है। तो मैं समझता हूं कि बजट में जो कुछ लिखा है उसका क्रेडिबिलिटी बहुत कुछ है। बजट करने में पहले क्रेडिबिलिटी होना है कि ये बजटेड फिगर्स होगा। अभी बजटेड फिगर्स नहीं होगा, एक्सपेंडिचर और भी ज्यादा होगा, रेवेन्यू भी कम हो सकता है, तो फिस्कल डेफिसिट और भी ज्यादा होगा। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होने से इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। तो इसमें तो क्रेडिबिलिटी कम है और रिस्पॉन्स भी कम है। हमारे साथ जिनपैक्ट के प्रमोद भसीन भी इस समय जुड़ रहे हैं। भसीन साहब, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सहमा हुआ बजट था ये? बड़े कदम एफडीआई को लेके, रिटेल एविएशन को लेके कोई कदम नहीं उठाए गए, रोड मैप भी नहीं दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा सहमा हुआ बजट था, बहुत कुछ दिया जा सकता था लेकिन वो नहीं आया? बिल्कुल जी, ये तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास ऐसे भी ये गवर्नमेंट दो चीज़ें सोच सकती थी। या तो इलेक्शन बजट ढूंढे, इलेक्शन के लिए बजट बनाए, और ये इलेक्शन का बजट लगता है मुझे। या तो वो बोल्ड रिफॉर्म्स करे और बोल्ड डायरेक्शन और सिग्नल्स दे सारी हमारी देश को कि हम डिसीजंस लेंगे, हम एफडीआई को इम्प्रूव करेंगे, हम डेफिसिट को कट करेंगे, सब्सिडीज़ को कम करेंगे, ऑयल सब्सिडीज़ को ठीक करेंगे। पर इनमें से किसी की चीज़ पे भी उन्होंने सिग्नल नहीं दिया है, और मेरे ख्याल से तो ये बजट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा। ये एक्सपेक्टेड बजट था, ये हमारी कोई ये समझ में नहीं थी कि ये बजट बहुत बढ़िया बजट होएगा, क्योंकि आजकल जो पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं वो ऐसी हैं कि आप इतनी उम्मीद नहीं रख सकते इस गवर्नमेंट से। लेकिन तब भी अगर वो थोड़े और सिग्नल दे देते इंडस्ट्री को कि हम डिसाइसिवनेस और सब्सिडीज़ और खर्चे में कम करने की कोशिश करेंगे, तो इससे बहुत फ़ायदा होता हमें। जी बालकृष्णन साहब, यहाँ पर आपको इस बजट से क्या उम्मीदें थी? आप क्या सुनना चाह रहे थे, और जो आपने फाइनली सुना आज की स्पीच में वो आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा? No, the one good thing is the expectation was very low on the budget, so it came on expected lines. First of all, fiscal deficit was a big concern for everybody. It has gone up, as everybody has expected, to 5.9%, and next year you're talking about 5.1%, and assuming a GDP growth rate of 7.6. If we have seen 6.1% GDP growth last quarter, so if the growth for any reason comes down, it's going to have a big challenge on the fiscal side. Of course, he has said he is going to give a expenditure plan for next 3 years, and he is going to control the expenses and even subsidy. He said he is going to reduce it to 2% of GDP and 1.75% of GDP next year. So it is going to be a big challenge. Fiscal situation was a big concern, and I think he is saying he is taking some steps to control that. And nobody expected any big ticket reform because of political issue. There is no consensus on GST, there is no consensus on DTC, even the FDA on multi-brand retail, there is no consensus. So he had done a balanced budget, realistic budget, looking at the circumstances where we are in. चलिए, तो बालकृष्णन साहब कह रहे हैं कि जब कोई खास उम्मीद ही नहीं थी इस बजट से, तो ये हमारी उम्मीदों पर कैसे खरा नहीं उतर सकता था। तो बजट एकदम बहुत ही नॉन स्पार्कलिंग बजट रहा है। लेकिन इस बजट की कुछ और डिटेल्स को हम अपने गेस्ट के साथ फ्लैश आउट करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।